हेलो स्टूडेंट्स। एचसीआई कृषि संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएटी 2023 का जो पेपर आया था उसमें मैथ के क्वेश्चन थे। उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या उनके आंसर थे, क्या उनमें गलतियां थी। तो पहला क्वेश्चन हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक से, जिसमें लिखा हुआ है कॉसेक 23 सेक 67। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा। इससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं मैं इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हुए थे। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इस तरीके से कुछ हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हुए थे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। पर आपने इस तरीके से याद किए होंगे, पर मैं फॉर्मूला जो अप्लाई करूंगा वो इस तरीके से अप्लाई नहीं करूंगा। मैं थोड़ा सा इसका अपोजिट इस तरीके से मैं लिखूंगा साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा। मैं थोड़ा उल्टे तरीके से अप्लाई करूं। इससे क्या है, कोई भी क्वेश्चन होगा आप इसी तरीके से करोगे तो सारे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पिछले वाले फॉर्मूले के तरीके से करोगे कुछ क्वेश्चनों में अटक जाओगे, तो वहां दूसरा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा आपको। इसलिए बेस्ट यही है कि अगर साइन थीटा लिखा हो उसको आप कॉस 90 माइनस थीटा लिखो। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, और थीटा 90 माइनस थीटा में। ऐसे ही सेक थीटा होता तो सेक चेंज किस में होता है, कॉसेक में। तो ये हो जाता कॉसेक, और जो भी यहाँ थीटा लिखा है उसको 90 में से माइनस करके लिख लेते। ठीक है, इस तरीके से हमें चेंज करना है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्या है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है cosec 23 प्लस sec 67, और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि एक पेयर तो हमारा ये हो गया, एक पेयर हमारा ये है, और एक पेयर हमारा ये है, और एक ये है। तो हमें इसमें करना क्या रहता है, जैसे भी एक पेयर हम बना लेते हैं उसमें से कोई एक चेंज करते हैं, हम दोनों चेंज नहीं करते। चेंज का मतलब ये फॉर्मूला लगाना है, कोई एक चेंज करना है। तो इस पेयर में से आप एक चेंज कीजिए, एक किसी को इसमें से चेंज कीजिए, एक यहाँ चेंज कीजिए, दोनों में से एक यहाँ। ठीक, आपको 4 बार यही चीज अप्लाई करनी है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो कॉसेक है 67 है, यहाँ 60, यहाँ सेक है, यहाँ 67 है, साइन 23 है। ठीक है, आप एक काम करो, यहाँ 23, यहाँ भी 23, यहाँ 67, यहाँ भी 67। अब कोशिश ये करना, अगर आप 23 डिग्री वाले एंगल को चेंज कर रहे हो तो यहाँ भी 23 डिग्री वाले को ही चेंज करना। ठीक है, तो थोड़ा सा आसानी होगी करने में। देखो अब इसको चेंज करते हैं बेटा, कॉसेक 23। अब कॉसेक है तो हम यही फॉर्मूला लगाते थे। कॉसेक थीटा को क्या लिखना है, सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक लिखा हमने इसको, सेक, और 23 को क्या लिख दिया, 90 माइनस थीटा। ठीक है, फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। अब अगली बार में आप इसको माइनस करके देख लेना क्या एंगल आ रहा है। ठीक है, प्लस सेक एक ही चेंज करना है, दोनों चेंज नहीं करना, वरना कोई फर्क मतलब ही नहीं निकलेगा सॉल्व करने का। ये तो हो गया इतना। अब बात आती है इसकी, इसमें हमने अगर 23 डिग्री वाले एंगल को चेंज किया है तो कोशिश करना इसमें भी 23 डिग्री वाले एंगल को ही चेंज करो। तो कॉस 67 को चेंज नहीं करना, हम चेंज करेंगे साइन 23 को। अब साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन को हम क्या लिखेंगे, कॉस, और 23 को हम क्या लिखेंगे, 23 को क्या लिखेंगे हम, 90 माइनस थीटा। दिखाई दे रहा है क्या, हाँ ठीक है। समझे हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ कॉसेक को चेंज किया और यहाँ साइन को चेंज किया, और दोनों 30 डिग्री वाले चेंज किए। आगे सॉल्व करते हैं। ऐसे ही इनमें से किसी एक को चेंज करो आप, सेक्स 36 या साइन 54 में से कोई एक चेंज कर दो। हम पहला वाला ही चेंज कर देते हैं। ये सेक थीटा है, सेक थीटा को आप क्या लिखोगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक 36 को क्या लिखा हमने, 90 माइनस 36। थीटा जो भी एंगल हो उसको 90 में से घटा के लिखना है, बस इतना है। और इसको चेंज मत करो, किसी एक को चेंज करो हर बार, बस एक पेयर में से किसी एक को चेंज करो। अगर दोनों को चेंज कर दिया तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ऐसे किसी इसमें से एक चेंज करो। अच्छा इसमें एंगल तो अलग है, इसमें अलग एंगल है, इसमें अलग है। तो यहाँ 23 67 थे दोनों में, लेकिन यहाँ दोनों में अलग अलग है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं कि कौन सा वाला चेंज करें, कोई से भी चेंज करो। आप कॉस को लिख लेते हैं हम यहाँ पे, कॉस को क्या लिखोगे, साइन, कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है 33, 90 में से हटा के लिख दिया। कॉसेक को लिखा रहने दो आप, कॉसेक 57। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आप उल्टा फॉर्मूला लगा रहे हैं। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं, सेक थीटा को
cosec 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं, ये थोड़ा आसान हो जाता है। अब इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं। देखो अब हमने फॉर्मूला तो लगा ही दिया, अब बस आपको ये 90 माइनस चेंज आपको थोड़ा सा माइनस करना है और कुछ नहीं। और 90 माइनस 23 होता है 67, और ये प्लस में 67 लिखा ही हुआ है। आगे cos 67 और cos 90 माइनस 23 ये भी 67 होता है। अब देखो सारे एंगल ही 67 के हैं, तो थोड़ा सा आसानी होगी हमें आगे सॉल्व करने में। ये हो गया हमारा ऊपर का सॉल्व, ठीक है। अब देखते हैं नीचे, cosec 90 माइनस 36 क्या होता है? cosec 90 माइनस 36 होता है 54, और sin 54 यहाँ पहले लिखा ही हुआ है। और यहाँ sin 90 माइनस 33, 90 में से 33 अगर घटाओगे तो 57 बचेगा, और साथ में भी cosec 57 लिखा हुआ है। अब देखो आगे, sec 67 प्लस sec 67 सेम चीज है, सेम एंगल, तो आप इनको ऐड कर दो। जैसे x प्लस x 2x लिख देते हो, ऐसे ही sec 67 को 2 sec 67 लिख दो आप। दो है, सेम है, हमने दो लिख दिया इनको। ऐसे ही आप यहां कर दो, मल्टीप्लाई में है ये भी 2 हो जाएगा, 2 cos 67, कोई दिक्कत? अब बस आप ये यहाँ इतना कर लेना, ये सारा मल्टीप्लाई में, तो नंबर इनटू नंबर आप 4 आगे लिख लेना। बस मैं यही कर देता हूँ ये, क्योंकि थोड़ा समझने में आसान, वो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा नहीं दिखेगा। यहाँ मैं 4 कर देता हूँ, यहाँ का 2 यहाँ का 2 4 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब जरा आप फॉर्मूला देखो, जो एक फॉर्मूला और देखो, आपने शायद याद हो आपको। हाँ, जैसे मैंने बताया था साइन कोसेक, इनका अगर मल्टीप्लाई आप करोगे तो आंसर बनाता है। ऐसे ही टेन कॉट, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो बनाता है टेन कॉट। और क्या था, जैसे सेक इनटू कॉस, इनका मल्टीप्लाई करोगे बनाता है क्यों, क्यों का सवाल क्यों, इसे यही बता देता हूँ। जैसे लिखा है साइन थीटा, जैसे हम ये वाला ले लेते हैं, बाकी के सेम ऐसे ही होते हैं। साइन थीटा, आप कॉसेक थीटा को जब आप लिखोगे, कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो कॉसेक को जैसे ही आपने चेंज किया तो साइन से साइन कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के रिवर्स है, किसी भी एक को लिखोगे सेम होगा, कट जाएगा ये, इसीलिए ये बना जाता है। तो साइन होता है कॉसेक का उल्टा, तो आंसर होता है 1। टेन होता है कॉट का उल्टा, आंसर होता है 1। सेक और कॉसेक या एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1। अब जरा सेम यही देखो, कॉसेक इंटू साइन, एक दूसरे के रिवर्स है, एंगल भी सेम है, तो cosec थीटा इंटू साइन थीटा, आंसर क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई करोगे 1। साइन थीटा cosec थीटा एंगल सेम है, साइन थीटा इंटू cosec थीटा ये भी हो जाएगा 1। sec थीटा इंटू cos थीटा ये भी क्या हो जाएगा 1। तो 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, जब आप 2 का डिवाइड 4 में दोगे आपका आंसर आएगा 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। आपको बस ध्यान रखना है, इसमें चेंज कैसे करना है ये याद रखना है आपको, ठीक है। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। इसमें दिया है आपको 37 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत 63 है। क्रमांगत मतलब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, मतलब जैसे क्रमांगत का मतलब होता है एक के बाद अगला नंबर जो आएगा, कोई ज्यादा, जैसे 3 है, 3 के जस्ट बाद ऑड नंबर क्या होता है 5, 5 के जस्ट बाद 7, फिर 9, फिर 11, 13, 15, ये क्रमांगत है। ये ऐसा नहीं कि बीच में एक दो नंबर हम गैप कर गए, नहीं। 3 के जस्ट बाद 5 आता है, 5 के अगला ही नंबर 7 होता है, 7 का अगला नंबर 9, ये क्रमांगत होते लगातार, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझ लो आप थोड़ा सा, इसमें अगर मैं बोलूं कि आप यहां हो, आपको यहां जाना है, आपने कितनी स्टेप पार की, 1 2 3 4, अगर आप 4 स्टेप पार करोगे तो नंबर में कितना अंतर आएगा। आपने 3 से शुरुआत करके आप 11 पे आए, आपने कितने नंबर पार किए, नंबर तो 3 दिख रहे हैं, नहीं वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपने 3 से आपका मान हो गया है 11, तो कितने नंबर का अंतर आ गया, 11 माइनस 3, यानी कितना नंबर का अंतर आया आपका 8।
आपकी वैल्यू थी 3, अब आपकी वैल्यू हो गई 11। कितने स्टेप पार करके? 4 स्टेप पार करके। ऐसा क्यों? 4 स्टेप पार की तो 4 वैल्यू होनी चाहिए थी। वो इसलिए हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, अगले क्वेश्चन में बहुत काम आएगी ये। देखो, क्योंकि इनके बीच भी 2 का अंतर था, इनके बीच भी 2 का अंतर था, इनके बीच भी 2 का अंतर था, और इनके बीच भी 2 का अंतर था। आप एक स्टेप पार करने में दो दो वैल्यू हट गई है, फिर एक स्टेप पार करोगे 2, फिर एक स्टेप पार किया 2, फिर एक स्टेप पार किया 2। तो विषम संख्याओं अगर होंगी तो हर दूसरी संख्या विषम होती है, यदि सम संख्या होगी तो हर एक दूसरी संख्या सम होती है। तो यदि आपने 4 स्टेप पार किए, इसका मतलब आपने हर स्टेप में 2 नंबर पार किए, इसका मतलब आपने 8 नंबर आगे गए हो, आपकी वैल्यू 8 बढ़ गई है। ये काम आएगी इसमें। ये समझे क्या है? अब देखो सवाल पे आते हैं। देखो अब सवाल समझो। इसने बोला है 37 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत औसत 63 है। तो आपसे चौथी सबसे बड़ी पूछी है, यानी कि आपसे फोर्थ लार्जेस्ट पूछी है, और आपको एवरेज कितना दिया है? 60। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो पहली कोई नंबर होगा, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं, पहला नंबर क्या होगा कुछ पता नहीं, मैं तो नंबर की गिनती लिख रहा हूं यहाँ पे बस, 1 से 37 तक। अब 37वां नंबर क्या है, पहला नंबर क्या है, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, औसत होता क्या है? जब आपने एपी पढ़ी होगी या पढ़ाई होगी किसी ने, तो आपसे बोला होगा कि यदि कोई सीरीज एपी में लिखी हुई है तो उसका जस्ट बीच का नंबर जो होता है वो आपका औसत होता है, एवरेज होता है, मीन होता है। जब आप स्टैटिक्स पढ़ी होगी तब समझी होगी आपने कि यदि कोई सीरीज अगर एपी के हिसाब से लिखी हुई है, मतलब सेम नंबर ऐड हो रहा है या सेम नंबर माइनस हो रहा है, मतलब एपी की सीरीज है, तो उसमें जो जस्ट बीच का नंबर होगा ना, वो पूरे का औसत होता है। एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल देख लो। 2 4 6 8 10, कितने नंबर है ये? 5। अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे? सबको ऐड करोगे और 5 से भाग। 10 8 18, 18 2 20, 20 10 30, इन सबका सम क्या आया? 30। और कितनी संख्या है? 5। 30/5 कितना आ रहा है? 6। एवरेज क्या आ रहा है इसका? मीन क्या आ रहा है? 6। और इनमें सबसे बीच का नंबर भी क्या था? 6। इसलिए बोला जस्ट बीच का नंबर ही एवरेज होता है, औसत होता है, मीन होता है। कब? जब सीरीज किस में लिखी हो? जब सीरीज एपी में हो। ऐसे नहीं कि कोई भी सीरीज लिख दी उल्टी सीधी, ऐसा कुछ नहीं। तो 37, 1 से लेके 37 तक जस्ट बीच का नंबर क्या होगा? बीच का नंबर होगा आपका 19। बीच का नंबर होगा 19। जब आपने माध्यिका पढ़ी होगी उसमें देखा होगा जस्ट बीच का नंबर निकालने का तरीका n+1/2, ऐसे देखते हैं बीच का नंबर। कब? जब संख्या ऑड हो, जस्ट बीच का नंबर। तो 37 1 38 +2 यानी कि 19। तो जस्ट बीच का नंबर क्या है? 19। इसका मतलब अगर जस्ट बीच का नंबर 19 है तो 19वें नंबर पर जो संख्या होगी वही तो उसका एवरेज होगा। सिंपल सी बात। तो 19वें नंबर पे संख्या कौन सी होगी? जो इस पूरे का एवरेज होगा। एवरेज क्या है? क्या है एवरेज? 63। इसका मतलब 19वीं संख्या ही 63 है। क्लियर? अब देखो, आपसे पूछा क्या है? चौथी सबसे बड़ी संख्या क्या है? चौथी सबसे बड़ी संख्या का मतलब ये 37 है, तो अगली क्या होगी? मतलब पिछली क्या होगी? 36, उससे पिछली 35, उससे पिछली 34। आपसे पूछा है तो बताओ चौथी सबसे बड़ी संख्या क्या है, मतलब 34वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, ये आपसे पूछा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल थोड़ा चेंज हो गया। अब सवाल ये हो गया कि 19वें नंबर पे अगर 63 है तो 34वें नंबर पे कौन सी संख्या होगी, वही आपका आंसर है। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ, 19वीं संख्या से आपको 34वीं संख्या पर जाना है तो आप कितना स्टेप पार करोगे? 19 से 20, 21, 22, 23, 24, 25, इस तरीके से जब आप करोगे तो 15 स्टेप आप आगे जाओगे। 19 से 34 तक जाने में आपको 15 स्टेप पार करनी पड़ेगी। नहीं समझ आ रहा तो 34 में से 19 घटा के देखो कितनी स्टेप, 15 आएगा। यानी आपको 15 स्टेप पार करना है, और 15 स्टेप पार करना है आपको। और ये और संख्या है, मतलब 2 का गैप होगा हर स्टेप में, तो 15 संख्या है और हर स्टेप में 2 का अंतर है। तो इसका मतलब आप कितना आगे आ गए? 30 संख्या आगे आ गए। जो ये 63 है ना, ये 30 संख्या आगे आके 34 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो 34वां नंबर होगा ये होगा कितना?
63 में और 30 आगे, 63 तो ये है ही, 63 से आपको और 30 आगे चलना पड़ेगा, और 63 और 30 कितना होता है 93। तो आपका 93 इसका आंसर हो जाएगा। समझिए, 19वें से आपको 34वें पे जाना है, 19 से 34 जाने के लिए आपको 15 स्टेप आगे जाना पड़ेगा, और ये और संख्या है तो हर स्टेप में दो दो का अंतर होता है, तो यानी 15 स्टेप में दो का अंतर है 30, यानी कि आपको 63 से प्लस 30 और करना है, तब आप 34वें पे आओगे। तो 63 में 30 ऐड किया 93, यानी 34वां नंबर क्या होगा 93। 35वां क्या होगा, दो और ऐड कर दो 95। 36वां क्या होगा, दो और ऐड कर दो 97। इस तरीके से आपको करना है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, 93 इसका आंसर है। ओके, अब आप चलते हैं। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि अगर सेक साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर √3 है तो इनका क्यूब का सम क्या आएगा। क्यूब का सम मतलब उनका घन का योग क्या आएगा, ये पूछा है आपसे। तो इससे पहले आप थोड़ा सा कुछ और समझ लेते हैं जो इसमें मदद करेगा। अगर मैं बोलूं आपसे कि आप साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर निकालो तो आपका आंसर क्या होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होगा। फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूले से हो गया। लेकिन जब हमने देखा 2 इंटू में क्या दिख रहा है आपको, 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये तो पिछला पहला क्वेश्चन में हमने बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन और कॉसेक आपस में एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई का भी आंसर क्या आएगा 1 था ना, पहले फॉर्मूले में बताया था। यानी ये आपका हो जाएगा 1। तो फिर बचेगा क्या, बचेगा आपका मात्र साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस 2। अगर ये इतना ही लिखा है इसका मतलब है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है वो। समझे, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब चलते हैं जरा उस क्वेश्चन पे। ये यहाँ लिखा रहती है, इसकी मदद चाहिए पड़ेगी इसकी। अब देखो जरा, आपसे बोला है साइन क्यूब प्लस कॉसेक क्यूब, तो उससे पहले तो आप इसका फॉर्मूला ही देख लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, आपको याद होना चाहिए। और छठवीं क्लास से स्टार्ट, 7th 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है। अब ठीक है, ए की जगह आपको क्या रखना है साइन थीटा, बी की जगह आपको रखना है कॉसेक थीटा। तो आपका फॉर्मूला बनेगा इसका साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा का, ये बनेगा ए प्लस बी ठीक है इतना, प्लस मल्टीप्लाई, यहां बन जाएगा क्या, ये यहां लिख लेते हैं इसका मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो यहाँ पे, इसका वैल्यू निकालना है हमें। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा √3, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे √3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे, यहां क्या लिखा हुआ दोबारा से देखो जरा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और पहले ही बता चुका हूं, यहां भी बताया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1, फॉर्मूला ही है ये तो ये हो जाएगा 1। अब बचा क्या आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा 1। इतना क्लियर, ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला लगाया हमने, जिसमें देखा कि साइन थीटा कॉसेक थीटा आ रहा है, ये हो जाता है 1। ठीक है, आगे देखो, अब हमने देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ठीक है, अगर यहाँ 2ab वाला टर्म होता, यहां देखो जरा, ये वाला टर्म तो आपको दिख रहा है यहाँ, अगर +2 होता है यहाँ पे +2, तो क्या हम इस पूरे को साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते थे, क्योंकि हमें साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा चाहिए, उनके स्क्वायर नहीं चाहिए। क्यों,
तो ये आपको साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू दी है। तो कैसे भी करके आपको इन चीजों को साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बनाना है, जिससे आप उसकी वैल्यू √3 लिख पाओ। तो हमने देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, कहीं से भी 2 और मिल जाए तो हम इसको ये फॉर्मूला लिख लेंगे। अब नहीं मिल रहा अगर आपको, तो आप मन से भी लिख सकते हो। मन से कैसे लिखोगे, जरूरत पड़ेगी तो आप लिख सकते हो। कैसे, हमने कहा कि हमें +2 चाहिए, तो हमने +2 कर दिया। आप कहेंगे अरे +2 कर दिया तो अब क्या होगा, ये तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया। नहीं चेंज हुआ। अगर इस +2 के लिए हम एंटीडोट -2 भी कर देंगे, और ये -1 यहाँ लिखा हुआ है, क्या अब कोई फर्क पड़ेगा? +2 -2 तो 0 होता है ना, हमने तो 0 प्लस किया है, 0 प्लस करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो जरा आप, ये जो चीज है, ये ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये जो चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा +2, ये यही चीज है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर। तो लिख लो, क्या दिक्कत है इसको, क्या लिखोगे, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका -3 हो गया ये। अब देखो जरा आप, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, √3। जैसे ही आप इसको √3 लिखोगे तो √3 का तो स्क्वायर हो रहा है ये, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। तो इसका मतलब आ जाएगा ये 3, और माइनस में भी क्या है, 3, और 3 - 3 तो 0 होता है, और 0 इंटू समथिंग 0, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना था, फॉर्मूला पुट करना था, मन से आपको +2 और -2 बनाना था। क्यों? क्योंकि आपको ये भी दिमाग में रखना था कि ऐसा कुछ होता है, उसको हम होल स्क्वायर लिख लेते हैं, तो क्वेश्चन अच्छा है ये। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ऐसे क्वेश्चन कराए गए हैं कोचिंग में, ऐसे क्वेश्चन कराए गए हैं कोचिंग में। अब देखो जरा, यहाँ भी एक पेयर ऐसा है जिसमें एक साइन है, एक कॉस है। जब और एंगल ऐसे हैं जिनकी वैल्यू हमें याद नहीं होती, हमें याद होती है 0, 90, 30, 45, 60। ऐसे क्वेश्चन हमेशा हम कॉस को साइन में चेंज, साइन को कॉस में चेंज, ऐसा ही करते हैं। ठीक है, अब आपको लिखा गया है साइन 25 डिग्री। अब आप इस कॉस 115 को भी चेंज करो जरा। इस कॉस 115 को हम क्या चेंज करेंगे, कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस को किया हमने साइन 90 माइनस थीटा, थीटा हमारा क्या है 115, 115 को हम 90 में से घटा दिया। इससे फर्क क्या पड़ा, इससे आएगा क्या आंसर, ये आएगा साइन, अंदर बचेगा माइनस का 25, क्या बचा, तो -25। और आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा तो सिर्फ कॉस थीटा होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कॉस और सेक के अलावा किसी के भी एंगल अगर माइनस हो जाए तो उसका आंसर भी माइनस हो जाता है, मतलब माइनस आगे आ जाता है। तो ये आपका हो जाएगा, सिर्फ कॉस और सेक छोड़ के बाकी सारे माइनस, और कॉस और सेक होंगे तो वही सिर्फ पॉजिटिव रह पाएंगे और कोई नहीं। तो ये तो सेम हो गए, सेम हो गए तो आंसर 0 हो गया इसका। बस सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। अब देखते हैं आगे। इसमें लिखा है आपको द मीन मंथली सैलरी, मीन मंथली सैलरी मतलब औसत मासिक वेतन, उसको 18,000 है, मतलब 15 कर्मचारियों को हर महीने 18,000 करके रुपए मिलते हैं। कौन सी कंपनी में, टीसीपी वाली कंपनी में। और एक है एचसीआर, एक है एससीआर, उस कंपनी में 25 वर्कर काम करते हैं, उनका मासिक वेतन है 12,000। 25 ऐसे वर्कर हैं जिसका मासिक वेतन है 12,000, मतलब उसको हर महीने 12,000 रुपए करके मिलते हैं। ठीक है, आपसे बोला है कि उसका मीन निकालो, मीन मतलब उसका माध्य निकालो। ठीक है, कंबाइन करके, दोनों को कंबाइन करके, दोनों 40 वर्कर हैं, 15 इसके और 25 इसके। अब सवाल क्या है आपका कि 15 अलग कंपनी के वर्कर हैं जिनका मासिक वेतन है 18,000, और 25 अलग वर्कर हैं अलग कंपनी के जिनका मासिक वेतन है, जिनका मंथली इनकम है आपका उनका 12,000। ठीक है, जब भी आपसे अलग अलग चीजों के ऐसे करके एवरेज या मीन जो भी आप बोले औसत दे देते हो, उसके बाद जब आपसे पूछा है
कि इनका कंबाइन कितना होगा। इनका कंबाइन करोगे, अभी तो अलग अलग दिया है औसत, जब आप इन 40 25 और 15 को ऐड कर दो, मतलब टोटल 40 कर दोगे, तो इनका एवरेज में चेंज आएगा। इनका एवरेज में चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसमें बस इतना करना है, इस 15 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये हो जाएगा टोटल। इस 25 का मल्टीप्लाई करो इसमें, ये हो जाएगा टोटल। टोटल हो जाएगा इतना। अब इन सबको डिवाइड कर दो, 25 और 15 40। ये ट्रिक ही बता दी या समझाया नहीं है। इसको अगर समझाने लगा तो एवरेज में कम से कम 15-20 मिनट फालतू जाएंगे। तो आप बस इसको ऐसे ही ट्रिक से समझ लो। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो। और आपको डिवाइड किससे देना है, टोटल कर्मचारी, क्योंकि जब भी आप माध्य एवरेज निकालते हो तो टोटल नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ा। आप 40 से डिवाइड कर दो। अब जरा आप डिवाइड करो इसको, इसका जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे और 40 से डिवाइड दोगे, तो आंसर आपका क्या आएगा, आपको बस इतना करना है। देखो 0 0, 15 का 18 मल्टीप्लाई करो, 15 8 120, आपका आएगा 12, 15 कम 15 कम 15 2 17, 17 10 17 10 27। अच्छा इसको ऐसे रहने दो, ये तो थोड़ा टफ पड़ेगा। आप एक काम करो, इसमें समझ आ जाए तो अच्छी बात है। 40 का भाग इसमें अलग कर दो, 40 का भाग इसमें अलग कर दो, और बिखरे हुए ऐसे में ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जब 40 का भाग आप इसमें करोगे सिर्फ इतने में, तो 0 से जाएगा 0। 4 का जब आप इसमें डिवाइड दोगे तो 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20 आएगा 450 इंटू 15 प्लस। तब 40 का भाग इसमें करोगे तो एक जीरो से कटेगा एक जीरो, 4 का भाग दोगे 4 तिया 12 और 2 जीरो बचेंगे इंटू 25। 40 का भाग हमने कर दिया। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14,250। 14,250 कैसे, देखो 15 पंजे 75, 5 7, 15 चौको 60, और 60 और 7 कितने हुए 67। ये करो, 25 तिया 75, अब आप ऐड कर लो, 6 दूनी 12 1 13 हो रहा है ना। अब इनको ऐड करिए, एक तो एक्स्ट्रा आएगा, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें आपको यही करना है, इसका से मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो और टोटल नंबर से आपको डिवाइड देना है। ठीक है, एवरेज थोड़ा थोड़ा आगे समझाते जाएंगे क्वेश्चनों में। ये हो गया, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, और आपको ए और बी में रिलेशन पूछा है, ए और बी का रिलेशन क्या होगा। और रिलेशन अगर आपको निकालना है, इसको रिलेट करना है, तो दोनों को लगभग सेम बनाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। अब जैसे ए है, दोनों साइन के हैं, बी में दोनों कॉस हैं, तो आप एक कोशिश करो, या तो इन दोनों साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, या इन दोनों कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, कुछ तो करो, तब कुछ रिलेट कर पाओगे आप। तो हमने क्या किया, ए को चेंज करते हैं थोड़ा सा। ए क्या है, दोनों साइन में, और दोनों को हम किस में चेंज करते हैं, कॉस में। आप साइन चेंज कैसे करोगे भाई, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, वही तो एक चीज है चेंज करने का। जब साइन को कॉस में चेंज करना है, वही एक काम आएगा हमेशा। ठीक है, तो साइन थीटा को क्या लिखोगे, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 17, और साइन को करोगे क्या, कॉस 90 माइनस 37। यहाँ दोनों को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है कि इन दोनों साइन को कॉस में बना लेंगे, और यहाँ भी दोनों कॉस में, तो हो सकता है ए और बी में कुछ रिलेशन निकल आए। तो जब हमने इसको चेंज किया तो हमारा आया कॉस, 90 में 17 माइनस किया तो आएगा 73, और 90 में से 37 माइनस किया तो आएगा आपका 53। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यही चीज देखो आपको मिलेगी कहाँ, ये सेम ही है ये, और ये किसके बराबर है, ए के, यानी ये किसके बराबर होगा, ए के। तो बी बराबर 3, और इस पूरे को हम लिख देते हैं 1। तो बी बराबर क्या आ गया, 3, और बी बराबर 3 किस में लिखा हुआ है, बी बराबर 3, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये तो सिंपल है। अब चलते हैं आगे।
ये क्वेश्चन लिखा है आपको, ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्तियों का औसत आपको 15.5 वर्ष लिखा है। ए बी सी डी का जो एवरेज है, तीनों का जो एज का एवरेज है वो 15.5 वर्ष है। एवरेज होता ये है कि जैसे हमने बोला है कि ए बी सी डी का जो एवरेज है, प्लस नहीं लिखना, ए बी सी डी 4 लोग हैं, इनका एवरेज है 15.5 ईयर्स। इसका मतलब कि ए भी 15.5 साल का होगा 15.5 का, बी भी 15.5 का होगा, सी भी 15.5 का, और डी भी 15.5। हम ये मान के चलेंगे कि सबका एज 15.5 ही, एवरेज यही होता है। एवरेज जैसे आपसे कोई बोल देता है उसका मतलब यही है कि सारे के सारे वही हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये सब छोड़ दो। जैसे मैंने बोला कि विराट कोहली ने 5 मैच खेले, 5 मैच खेले हैं उसने, और 5 मैचों में उसने 50-50 रन बनाए। 5 मैचों में उसने 50 रन बनाए हैं। एक विराट कोहली ने 5 मैच खेले और 5 मैचों में उसने 50 रन बनाए हैं। उसमें लिखा आता है कि ये खिलाड़ी का ये एवरेज चल रहा है, इस औसत से खिलाड़ी खेल रहा है। उसका मतलब क्या होता है कि 5 मैचों में उसने 50-50 रन बनाए हैं, तो इसका जो एवरेज भी आप निकालोगे वो भी 50 ही आएगा। आप इनको ऐड करके 5 से भाग दोगे तो 50 ही आएगा। तो एवरेज यही होता है। अगर आप सेम चीजें 5 मैचों में सेम नंबर बना रहे हो तो उसका आप एवरेज भी क्या निकालोगे, एवरेज भी उसका होगा 50 ही। समझे? अगर आपसे पूछा है कि बता टोटल नंबर क्या है इसके, कि टोटल रन कितने, नंबर नहीं, टोटल रन कितने बनाए उसने, तो आप कहोगे कि 50-50-50 रन बना रहा है, तो 5 मैचों में उसने 50 रन बनाए हैं। इसका मतलब उसके टोटल रन कितने हैं, 250। यानी कि आपने क्या किया इसमें, आपने किया कि जो एवरेज था आपका 50, आपने एवरेज में मल्टीप्लाई किया है नंबर का। आपने एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको टोटल रन मिल गए। आपको क्या मिला है, टोटल रन। तो अब आपको समझ आया कि मैंने वो 18 में 15 में क्या क्वेश्चन था, वो 15 में ये 18,000 था, तो मैंने इसका मल्टीप्लाई इसमें क्यों किया था, टोटल निकालने के लिए। ये आपका एवरेज था 18,000, ये टोटल नंबर 15 है। 18,000 में अगर 15 का माइनस करोगे तो टोटल रुपए निकल आए उसमें। समझे? इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया था ये। अब समझ आया? अब इस चीज का काम है इसमें, इसमें ज्यादा है तो इसमें मैं बता देता हूँ, बता दिया मैंने कि ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनते जाना, ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा अच्छा है। इसमें बोला है एबीसीडी का वर्तमान आयु का औसत कितना है। अब एक बात बताओ, ए बी सी डी, अगर इनका औसत 15.5 है और हमें निकालना है टोटल वर्ष, टोटल एज, सबकी प्लस करके एज निकालनी है। जैसे एक है 10 साल का बच्चा, इसका भाई है 15 साल का, तो टोटल एज कितनी हो गई, 25 साल। इस तरीके से हमें ऐड करना है, तो आपको सबको ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करने का मतलब सबका एवरेज कितना है, 15.5, और कितने लोग हैं, 4, तो टोटल आ जाएगा। बताया था एवरेज इनटू नंबर, क्या टोटल रन आ रहे थे, इसी हिसाब से यहाँ पे टोटल ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ये आ जाएगा आपका 62। हम लाइन वाइज लाइन देखते हुए चलते हैं, उसका मतलब क्या निकल रहा है। अब एक साथ पूरा समझाया तो फिर गया ऊपर से, पहली लाइन का मतलब समझा दी कि भाई ये होता है इसका मतलब। अब चलते हैं दूसरी लाइन पे। उसने बोला, अब देखो यहां से उसने बोला एक साथ बी और सी की वर्तमान आयु का जो योग है, मतलब उनकी जो प्रेजेंट एज ऑफ बी और सी है, प्रेजेंट एज ऑफ बी और सी है टुगेदर टू दैट ऑफ ए और डी इज 14:17। मतलब बी और सी का जो योग है और ए और डी का जो आयु का योग है, उनका जो अनुपात है वो क्या है, 14:17। कहने का मतलब ये है बी और सी का जो योग किया हमने और ए और डी का जो योग किया हमने, उन दोनों का अनुपात है, उनका एज का अनुपात है, एज का रेशो है 14:17। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ठीक है। अब जैसे हमने बचपन में सवाल करते थे कि कोई दो नंबर हैं और दोनों नंबर 2:3 में है, 2 नंबर 2:3 में, तो हम इनको क्या करते थे कि पहला नंबर आपका हो जाएगा 2 है तो 2x, और 3 है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 है तो 3 है। हम x मानते थे,
कभी भी हमें रेशो दिया जाता था अनुपात, तो हम उसमें x मान के उन वैल्यू को मान लेते थे। ऐसे ही हमें इसमें करना है। इसमें आप क्या करोगे कि b और c दोनों का अगर हमें आपको वैल्यू निकालनी है, आपको आप कहोगे b और c की अनुपात 14 है, तो b प्लस c की रियल वैल्यू क्या हो जाएगी 14x। 14 अनुपात था, हमने 14x मान लिया, ठीक है। और a और d का दोनों को मिला के कितना होगा, a और d का वो हो जाएगा 17 है अनुपात में, तो 17x। ये हो गई उनकी रियल। आपको बस अगर x की वैल्यू पता चल जाए, आप इनका सम रियल निकाल सकते हो। ये अनुपात जो होता है रियल नहीं होता, ठीक है। तो अब हमने मान लिया x मान के ये रियल हो गए। अब जरा इनका यूज करो इसमें, b और c कितना आ रहा है रियल 14x, तो b और c का सम करो आएगा आपका 14x, और a और d का जब सम करोगे तो आपका आएगा 17x। तो ये दोनों मिलके आपका हो जाएगा 31x बराबर 62। तो यहां से आपने x का मान निकाल लिया 31 दूनी 62। अब x की वैल्यू आपकी आ गई और x की वैल्यू आ गई, तो आप इसके बराबर में इसका आंसर क्या लिख सकते हो, x का मान रखो 14 दूनी 28 और 17 दूनी 34। ये इन दोनों की रियल वैल्यू आ गई, b और c का सम और a और d का सम, ठीक है। अब जितना हमने सवाल पढ़ा उसके हिसाब से हमने इतना कर लिया। पहले उसने बोला एबीसीडी का वर्तमान आयु का औसत इतना है, तो औसत इतना है तो हमें टोटल वर्ड्स निकालने थे, तो हमने सबको ऐड करके 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो अनुपात था, सॉरी औसत था, औसत में हमने नंबर का मल्टीप्लाई किया, कितने लोग हैं 4, तो हमने टोटल वर्ड्स निकाल लिए। फिर हमने देखा कि उसमें लिखा है बी और सी और ए और डी का अनुपात 14:17 है, तो बी प्लस सी हो जाएगा 14x और ए प्लस डी हो जाएगा 17x, ठीक है। अब हमने जब यहाँ पे सम किया तो हमारा 62 आ रहा था, हमने बी प्लस सी की जगह रख दी 14x और ए और डी की जगह 17x। जब हमने सॉल्व किया तो x का मान आ गया 2। अब इस x का मान आपने जब ध्यान रखा तो आपको रियल वैल्यू मिल गई, बी और सी का सम आपको रियल मिल गया और ए और डी का सम आपको रियल मिल गया। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। जितना हमें पता था उतना हमने अपने हिसाब से कर लिया। अब देखो आगे, अब अच्छा, अब आप थोड़ा सा ये लाइन को आप छोड़ दो, इस लाइन को पढ़ो आप, ए और सी का औसत आयु कितनी होगी, मतलब इसमें लिखा है व्हाट इज द एवरेज प्रेजेंट एवरेज प्रेजेंटेज ऑफ ए बी एंड सी। आपको ए बी सी की प्रेजेंट एज का औसत चाहिए। कहने का मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि ए बी और सी तीनों का औसत निकालना, ये पूछ रहा है आपसे। क्या पूछा उसने, ए बी और सी का आपको औसत निकालना है। औसत निकालना है मतलब तीनों को ऐड करो, कितने लोग हैं 3 का भाग करोगे, ये वैल्यू आपको निकालने की बोल रहा है, समझे। अब इसमें कमी किसकी पड़ रही, जरा आप ये देख लो, बी प्लस सी का मान क्या आपको रियल पता नहीं है, हम बी और सी का मान तो रियल निकाल चुके हैं 28, तो बी और सी की जगह तो आप 28 लिख दोगे, लेकिन क्या आपको ए पता है, ए नहीं पता। अब पूरी मशक्कत करनी है ए निकालने के लिए, जितना भी आपको पता है सवाल में, जितनी आपकी कैलकुलेशन आती है, जितना दिमाग चलता है, आपको ए निकालना है बस। अगर ए आ गया, ए आप रखो यहाँ, 3 से भाग दे दो ऐड करके, आपका आंसर आ जाएगा। अब दिमाग लगाते हैं ए कैसे निकाला जाए। तो देखो, आपको एक लाइन यहाँ दे रखी है, डी ए से 4 वर्ष बड़ा है, यानी जो डी है और जो ए है दोनों में अंतर कितने का है, 4 वर्ष का, जिसमें डी 4 वर्ष बड़ा है। तो डी को आप लिखोगे पहले, ए को लिखोगे बाद में, क्योंकि 4 वर्ष बड़ा का मतलब है डी ए से 4 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब ए डी से 4 वर्ष छोटा है, यानी कि डी और ए में 4 वर्ष का अंतर है। तो जब भी ऐसी बातें आती हैं, पहली बड़ी वैल्यू पहले, छोटी वैल्यू बाद में, माइनस करके 4 लिखना है आपको, ठीक है। डी और ए में एक रिलेशन तो हमें मिल गया, एक इक्वेशन हमने डी और ए में बना ली। आप डी और ए की इक्वेशन और ढूंढ लो कहीं से, दोनों को विलोपन विधि से, एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो, वहां से आपका ये आ जाएगा। तो हमने देखा पीछे तरफ, पीछे देखा कि ए और डी का हमें तो आंसर पता है 34, तो क्या यही इक्वेशन हम रख सकते हैं, डी प्लस ए लिख लो यहाँ पे, डी ए लिखा था इसलिए हमने डी ए लिख लिया ए और डी को, ये आपको पता है 34, तो आपको तो दोनों इक्वेशन मिल गई। अब आपको यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, अब आप लगा दो विलोपन विधि। अब आप अगर आप प्लस करते हो तो ए से ए कट जाएगा, तो ऐसा मत करो, ए की वैल्यू तो हमें निकालनी, तो ए को अभी मत काटो, आप कोशिश करो कि डी काट दो, डी से हमें कोई मतलब भी नहीं है उसमें। तो हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज किया, साइन चेंज किया, साइन चेंज किया, तो डी से तो डी कट गया। अब अच्छा, ए माइनस का है, ये भी माइनस के, तो माइनस का 2a और माइनस का 30। जब आपने ए की वैल्यू निकाली तो आपका आ जाएगा आंसर 15।
अब मिल गया आपको ए, बस यही ए आप यहां रख दो, अब सॉल्व कर दो, कितना आ गया 8 5 13, 13 की 3 से 1 2 1 3 1 4, तो आपका 43/3, और जो 43/3 होता है वो होता है 14 सहित 1/3, तो आपका आंसर आ जाएगा 14 सहित 1/3। अब ऑप्शन तो सारे कैलकुलेशन में छिप गए, ये लिखा है 14 सहित 1/3। अच्छा यहाँ एक नहीं लिखा है, गलती से 2 लिख गया है, इसको थोड़ा सा एक लिख लेना, इसे 1/3 ऑप्शन में, पेपर में जो ऑप्शन आया था उसमें एक ही लिखा था, ठीक है 1/3 ही आया, समझ आएगा 14 सहित 1/3, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर समझना है थोड़ा रिवाइज करके दोबारा देख लेना, वरना बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है। इस क्वेश्चन में लिखा है 22 अवलोकन, 22 अवलोकन है, 22 ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 22, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 22 है। उसका आपको समांतर माध्य दिया है, यानी कि आपको दिया है इसका मीन, मीन दिया है आपको 35, मतलब एवरेज आपको दिया है 35। फिर बोला है कि पता चला कि 16 और 24 की जगह हमने 31 और 42 ले लिए, जहां आपको 16 और 24 लेना चाहिए था 2 नंबर, उन 16 और 24 की जगह आपने गलती से ले लिया 31 और 42। अब आपसे पूछा है करेक्ट मीन क्या होगा। अब जो गलती हुई है तो मीन भी कहीं ना कहीं गलत होगा। आपने 16 24 की जगह 31 42 ले लिए, तो गलती तो हुई है, जिससे एवरेज में कुछ ना कुछ अंतर तो आया होगा मीन में। अब क्या अंतर आया होगा, क्या ज्यादा आया क्या कम आया, पहले तो यही पता चल जाए कि 35 ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। तो हमने देखा कि अगर 16 और 24 लिया है, इनका सम कितना आएगा, इनका सम तो 40 आ रहा है, और इसकी जगह ले क्या लिया हमने गलती से 31 और 42, इनका सम कितना आ रहा है, इनका सम तो 73 आ रहा है, यानी कि हमने ज्यादा ले लिया है, गलती से हमने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। और कितना एक्स्ट्रा ऐड किया है आपने, आपने किया 33 एक्स्ट्रा ऐड, यानी कि आपने एक्स्ट्रा 33 लिया है, तो एवरेज भी ज्यादा आया होगा, यानी कि आंसर 35 तो नहीं, 35 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, 35 से कम होगा, क्योंकि तो एक्स्ट्रा ऐड किया है तो एवरेज एक्स्ट्रा आ गया है। अब जितना एक्स्ट्रा है उसको कम करो, अब कम कितना करना है आपको ये ध्यान रखना है। गलती की है आपने 33 की, 33 आपने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इस जो गलती की है आपने 33 एक्स्ट्रा लेके, इसमें आप टोटल ऑब्जर्वेशन का करोगे डिवाइड, किया तो आएगा आपका 1.5, यानी कि आपने यहाँ प्लस लगा दी है, माइनस लगाना है, और इतना प्लस हमने एक्स्ट्रा किया है तो आपको इतना माइनस करना पड़ेगा, यानी कि वो 1.5 एवरेज माइनस करना पड़ेगा। था 33 35, 35 में से 1.5 जैसे ही आप माइनस करो आपका आएगा 33.5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 33.5। तो करना क्या है इसमें, कितना ऐड करना था वो देखो कितना है टोटल, कितना ऐड कर दिया वो देखो कितना है टोटल, कम किया या ज्यादा किया, हमने ज्यादा कर दिया गलती से, कितना ज्यादा किया 33, उस गलती में जो हमने गलती की है ऐड करके एक्स्ट्रा, उसमें आप टोटल ऑब्जर्वेशन का डिवाइड करो, ये आपका आया है मीन, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया है ना, तो आपका मीन ही आएगा। ये आपका आया है मीन, यानी कि माध्य, इतना माध्य आपका ज्यादा आया, ये माध्य आपको इसमें से कम करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है सपना के पास 10 रुपए के 30 नोट है, 20 रुपए के कितने हैं नोट 16 है, 50 के 39 है, और 100 रुपए के 22 नोट है, 500 रुपए के 10 नोट है। तो आपसे बोला है कि नोटों की बहुलक निकाली, बहुलक मतलब मोड, मोड निकालना है आपको। और मोड क्या होता है, जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी बारंबारता, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा, फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा, वही उसका मोड होता है। अब सबसे ज्यादा नोट आपको किसके दिख रहे हैं, 30 रुपए के तो मात्र 10 रुपए के तो मात्र 30 है, 16 रुपए के आप 20 रुपीज के आपको 16 दिख रहे हैं नोट्स, 50 रुपए के आपको दिख रहे हैं 39, और 100 रुपए के मात्र कितने हैं 22, और 10 नोट है आपको 5 रुपए के, मतलब सबसे ज्यादा आपको दिख रहे हैं 50 रुपए के नोट। 50 रुपए के नोट कितने हैं 39, और आपसे पूछा है बहुलक, ये इसकी फ्रिक्वेंसी है, तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है 39, और ये किसकी है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, ये है 50 की, तो आंसर भी इसका क्या आएगा 50।
आंसर शीट में इसका 39 सही बोल रहा है, 39 नहीं आएगा, 85 आएगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन सिंपल है, कराए हुए हैं क्लास में सारे, एक एक क्वेश्चन, हाँ एक दो क्वेश्चन है उसमें जो एक्स्ट्रा एवरेज के दे दिए गए, वरना सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के अभी तक जो आए हैं सारे कोचिंग में कराए हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन गलत भी है, आंसर शीट में गलत दिया, तो यानी कि क्लेम हुआ होगा ये, तो आंसर आपको सारे नंबर मिल जाएंगे इसके। अब है इसमें चतुर्थक विचलन, हाँ ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा, चतुर्थक विचलन, ये थोड़ा नया क्वेश्चन आ गया था इस बार। चतुर्थक विचलन आपको, आप थोड़ा सा देख लो, फॉर्मूले में लिख दूंगा, सॉल्व कैसे करना है वो आंसर देख लेना क्या आ रहा है। चतुर्थक विचलन होता है मतलब क्वार्टाइल डेविएशन होता है आपका Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है। इसमें Q1 और Q3 होता क्या है ये देखना है। तो इसमें Q1 मतलब क्या है, Q1 का मतलब है n प्लस 1 अपॉन 4, क्वार्टाल है तो 4 से भाग करना पड़ेगा, ये थर्ड टर्म, थर्ड टर्म मतलब n प्लस 1 बटे 4वां पद, ठीक है। और Q3 का मतलब क्या है, Q3 का मतलब बस इतना ही है कि जो आपने ऊपर निकाला है, जो आपने ऊपर निकाला है उसमें 3 निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना है इसका मतलब, और कुछ नहीं। क्लियर। Q3 क्या है ये, Q1 क्या है ये, Q3 क्या है ये। ऐसे Q2 होता तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते, Q5 होता है 5 का मल्टीप्लाई कर देते, ये सब चलना है इसमें। अच्छा ठीक है। अब n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म, टर्म कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टर्म है इसमें, तो n की वैल्यू क्या है 11, तो 11 में एक ऐड करोगे तो 12, 12 को 4 से भाग करोगे 3, 3 चौक 12, तो थर्ड टर्म आ रहा है, थर्ड टर्म यानी कि तीसरा पद, ठीक है। इसमें देखो ये पूरे का मान क्या है आपका 3, और 3 त्रिका 9, यानी 9वां पद, नाइन्थ टर्म। अब ये आपको टर्म लिखने हैं, ये थर्ड और 9वां टर्म आए, कोई आंसर नहीं है। अब यहां से ढूंढो तीसरा पद है क्या और 9वां पद क्या है, इसके लिए पहले आपको इन सबको अरेंज करना पड़ेगा, ये तो उल्टे सीधे लिखे, आपको इनको अरेंज करना करके लिखना पड़ेगा। अरेंज करके लिखो इनको जरा, अगर आप अरेंज करके लिखोगे तो आपको देखना पड़ेगा, यहां से देखते हो सबसे छोटा नंबर क्या है 2, तो ये लिख दिया हमने 2। आपको तीसरा और 9वां देखना है मात्र, 2 के बाद सबसे बड़ा हमें क्या दिखाई दे रहा है 11, 11, उसके बाद हमें 2 12 दिखाई दे रहे हैं, 2 12, 12 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। अब 12 के बाद का सबसे बड़ा कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है 17, 12 के बाद सबसे बड़ा नंबर है 17, 17 के बाद है 19, 17, 19, 19 के बाद कोई है नंबर इसमें, 19 के बाद हमें दिख रहा है उसमें 23, फिर 25, 23, 25, 25 से कोई बड़ा नंबर, 25 से बड़ा नंबर है 32, 32, और 32 से बड़ा कोई नंबर है क्या, 32 से बड़ा नंबर है इसमें 39, 39 के बाद है 52। अब जरा गिन लो, कोई कम तो नहीं है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है टोटल। अब आपको तीसरा कौन सा पद है 12, और 9वां पद कौन सा है 4 5 6 7 8 9 32, ये आपका आ गया Q1 और Q3। अब आपको वैल्यू रखनी है इसमें, Q3 कितना है 32, ये लिखिए आप 32, और Q1 कितना है 12, ये लिखा 12, बट किससे डिवाइड देना है 2 से, तो 12 में से 32 गए तो आएगा 20, 2 गया तो 30, 30 में से 10 गया 20, 2 से भाग किया तो आपका आंसर आएगा इसका 10। कितना आंसर आएगा आपको 10, 10 ऑप्शन में है ये। तो आपके फॉर्मूले याद करने, ये वाला ये क्या होता है Q1 Q3, इनकी वैल्यू निकालो, पुट करो, आंसर निकालो, ठीक है। अब देखते हैं अगला।
ये है हमारा क्वेश्चन। अगला इसमें बोला है आपसे द वैल्यू ऑफ 1048 प्लस 1012 प्लस 1 माइनस 1048 प्लस 1012। पर ये क्वेश्चन थोड़ा गलत ही लग रहा है हमें। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो हमने जब फॉर्मूला पढ़ा है इसका, ए प्लस बी का, तो ये फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ये जो नीचे वाले 10a 10b होते हैं वो मल्टीप्लाई में रहते हैं, पर इसमें प्लस में लिखे हुए थे। क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, पेपर में ही ये आया हुआ है, इसमें मिसप्रिंट नहीं है, पेपर में ही ऐसा आया था आपके में। तो अगर हम इसको प्लस को मल्टीप्लाई समझे तब ये फॉर्मूला इससे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सब कुछ होता क्या है, ये होता है 10a प्लस b। तो हम इसमें भी क्या लिखेंगे 10a प्लस b, a प्लस b यानी कि 1060, और 1060 क्या होता है √3। तो इसका मतलब आपका आंसर √3, और पेपर में भी √3 था, आंसर तो ठीक ही था उसमें। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ साइन 750, इसके लिए हम थोड़ा सा क्वाड्रेंट हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वाड्रेंट हमें देखना पड़ेगा इसमें। जैसे ये है 0, 90, 180, 270, और वापस आप कहाँ जाते हो 0 पे, और लिखते क्या हो लेकिन 360। आपने एक कंप्लीट चक्कर लगाया तो आप तो 0 पे ही आ गए वापस, लेकिन आप लिख रहे हो 360। अगर आप एक चक्कर और लगाओगे 360 प्लस 360 यानी कि 720, तो भी आप आ ही कहाँ रहे हो 0 पे। यानी कि आप 360 के मल्टीपल, 360 के जितना ही मल्टीपल होता जाएगा उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो बार बार 0 हो रहा है। 360 का मतलब ही यहाँ पे 0 हो रहा है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप एक चक्कर लगाते 360 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक चक्कर और लगाते 360 का यानी 720 एंगल बनाते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर एक 360 लगाते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, जब 720 डिग्री तक कोई फर्क पड़ना ही नहीं है तो इसमें 720 हम रखें ही क्यों, इसी में से हम 720 माइनस कर लेते हैं। फर्क तो 720 के बाद आप थोड़ा बहुत कितना चल रहा है वो उस पर ध्यान रखा जाएगा। तो इसमें से ही हम 720 माइनस करके देखते हैं ना। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करना है आपको। ये बचेगा सिर्फ साइन 30, मतलब 720 डिग्री बनाने के बाद आप कितना चले हो, 30 डिग्री चले हो मात्र। तो अब साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो आंसर इसका आ जाएगा 1/2। तो आपको ये देखना है 320 360 के मल्टीपल को हम माइनस करते जाना। अब इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है संख्याओं का इतने इतने का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का संख्यानात्मक मान संख्याओं के माध्यक से कितना कम है, यानी कि हाउ मच लेस देन द मीडियन ऑफ द नंबर। क्या चीज लिखा है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, आपको मीन डेविएशन निकालना है मीडियन के अबाउट फॉर द नंबर दिस, और पूछा है कि वो कितना कम होगा मीडियन से। सिंपल सी बात आपसे ये पूछ रहा है, मीडियन में से आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन माइनस करना है, बस ये आप माइनस कर दो भैया आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसका मीन निकाल लेते हैं, सॉरी मीन नहीं मीडियन निकालते हैं,
और मीडियन क्या होता है, अरेंज करो और 20 का नंबर। अब जब आप इसको अरेंज करोगे तो आप क्या लिखोगे, 8, 10, 12, 13 और 16। 8, 12, 13, 8, 10, 12, 13, 16 कितने, 1, 2, 3, 4, 5 है। हाँ ठीक है, कोई और नंबर तो नहीं है इसमें, नहीं। तो ये तो आपका है x, ठीक है। अब 20 का नंबर ही क्या होता है आपका, मीडियन। तो मीडियन तो आपको निकल आया 12। अब आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला होता है, मीन डेविएशन मतलब मानक विचलन। मानक विचलन, विचलन क्या होता है इसका, माध्य विचलन। माध्य विचलन निकालना है आपको माध्यिका के सापेक्ष। तो आपको निकालना है माध्य विचलन किसके सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष। ये कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, ये कुछ नहीं है, इस पे आपत्ति लगाई गई हो। ठीक है, ये निकालना है आपको। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला देख लो। इसका फॉर्मूला होता है कि जो x है उसमें से आप m घटाते जाओ, सबके सब में से m घटाते जाओ, तो आपका x माइनस m आ जाएगा। और उन सबको आपको ऐड करना है और कितनी संख्या है उससे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो x तो ये है आपका। अब आपको क्या निकालना है, x में से आपको सब में से माध्य, माध्यिका मतलब घटानी पड़ेगी। तो आपको 8 में से माध्यिका घटाओगे, 10 में से भी घटाओगे माध्यिका, 12 में से भी घटाया माध्यिका, 13 में से ही माध्यिका हटानी है 12, 16 में से ही माध्यिका हटानी है 12। इसका जो भी आंसर, अच्छा ये ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, ये ब्रैकेट ना होके यहाँ पे मॉड है। इसका मतलब है जो भी x माइनस एम की वैल्यू आई आपको पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नहीं लेना। तो 8 में से 12, तो इसको मॉड यहाँ भी लगा लेते हैं। 8 में से 12 तो -4 होता है, पर आपको -4 नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है उससे। 10 में से 12 -2, पर आपको पॉजिटिव लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। और इन सबको आपको ऐड भी करना है। आपको क्या करना है, आप समेशन x माइनस एम आपको निकालना है। ये कितना आएगा, 4, 2, 6, 1, 7, 7, 4, 11। इन सबको ऐड करने पे आपका क्या आ रहा है, इन सबको ऐड करने पे आपका आ रहा है 11। तो ये आ गया आपका 11 बटे n। कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से आप डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 2, 1, 5 दूनी 10। तो आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन यानी कि माध्य विचलन के माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन आपका है 2.2। अब आपसे पूछा क्या कि मीडियन से कितना कम है, तो मीडियन कितना ज्यादा है इससे, तो हमने ये माइनस कर दिया, इसमें से आपका आया है 9 पॉइंट कितना 8, 9.8 ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा इसका। तो ये आपसे पूछा था, ठीक है। अब क्वेश्चन है अगला हमारा, कॉट ये -10 सेक माइनस, ये भी चेंज करने वाले हैं कॉट को 10 में, 10 को कॉट में, सेक को कॉसेक में, कॉट को सेक को कॉस में, कॉट को कॉसेक में, ये भी चेंज करने वाले। अब इसको चेंज कैसे करेंगे और किसको चेंज करेंगे और किसको चेंज नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ कॉट है और कॉट किसमें बदलता है, 10 में। क्या 10 वाला तो बगल वाला ही दिया है, उसको कॉट में कर लेंगे तो फिर कुछ मतलब ही नहीं निकला। पहला कॉट दूसरा 10 था, फिर पहला 10 दूसरा कॉट हो जाए, कुछ फर्क तो निकलेगा नहीं। तो यानी कि हमें इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से हमें किसी एक को चेंज करना है, हम पहला वाला चेंज कर लेंगे। रही बात इनकी, अब बचे ये दोनों पेयर में, तो इसमें से भी हम कोई एक चेंज कर लेंगे, कोशिश करेंगे हम इस वाले को चेंज करने की, क्योंकि कॉट चेंज होता है 10 में। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सेक स्क्वायर का और 10 स्क्वायर का, एक फॉर्मूला हो सकता है उसमें फॉर्मूला लगे, तो पहले हम चेंज कर लेते हैं। कॉट थीटा को हम चेंज कैसे करते हैं, कॉट थीटा होता है, ये पूरा थीटा समझो, इस पूरे को एंगल समझो, 58 प्लस थीटा को पूरा एक एंगल समझो, ठीक है। तो कॉट थीटा किसमें चेंज होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस जो भी ये पूरा दिया वो थीटा है, तो उसको ब्रैकेट में रख लो, ठीक है। 90 माइनस थीटा हो गया, इसको हमने चेंज नहीं किया, इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब रही बात इसकी, तो हमने पहले वाले को चेंज नहीं करते, हम कर लेते हैं दूसरे वाले को चेंज, कॉट को। और कॉट को क्या लिखोगे, कॉट को लिखोगे
कॉट को लिखोगे टेन कॉट को लिखोगे 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 13। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर ले, फॉर्मूला तो हम लगा ही चुके, बस माइनस करना रह गया है। तो 90 जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का मल्टीप्लाई सम में होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहां तो सेम ऐसा लिखा है, लिखा रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसको भी लिखा रहने दो, उसका आपने कुछ किया ही नहीं। ये देखो, जैसे ही आप 90 में से 13 घटाओगे बचेगा 77। ठीक है ना, अब देखो 10 90 में से 58 जाएगा तो बचेगा 32 और माइनस थीटा, ये बिल्कुल वैसा ही आ गया जो इसके बगल में लिखा हुआ है 32 माइनस थीटा। तो ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, तो कट जाएगा, ये तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, इसीलिए हमने एक को चेंज किया है। अगर दोनों को चेंज करें तो ये 10 कॉट हो जाता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे। अब इनमें से किसी को चेंज मत करना, अब तो चेंज कर ही लिया हमने, मतलब अब इसमें क्या करें, ये तो कट ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा इसका। तो एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है हमने, क्या पड़ा हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यही तो पड़ा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हम एक काम करते हैं, यहां से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये +1 को आपको कहां ले जाना पड़ेगा, उधर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो हम टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम यहाँ क्या रख देते हैं, प्लस का है, प्लस का रहने दो। टेन स्क्वायर थीटा को हमने क्या रख दिया, सेक स्क्वायर माइनस थीटा, तो हमने लिखा सेक स्क्वायर माइनस थीटा, माइनस सॉरी 1, सेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस। अब सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर चला गया, अब बचेगा क्या, -1, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आपने इसको चेंज किया, इसको नहीं किया, क्यों, कोई कॉट होता है 10 में चेंज, तो बगल वाला भी 10 में, तो हो सकता है कुछ सॉल्व हो जाए। इनमें से हमने कॉट को चेंज कर लिया, क्यों, कॉट होता है 10 में चेंज, और 10 और सेक का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसलिए हमने कॉट को चेंज कर लिया। आप सेक को चेंज कर लेते कॉसेक में, तो ऐसा ही फॉर्मूला सेक और कॉसेक का है, सॉरी कॉट और कॉसेक का है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, आपने कॉट को चेंज किया, ये 10 स्क्वायर की जगह आपने सेक स्क्वायर थीटा रखा, सेक से सेक गया, ये सेम हो गया, इससे सी गया, आपका बचेगा -1। ये क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं रेशनलाइजेशन करके। आप इसमें रेशनलाइजेशन एक परिमेयकरण कर दो तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन रेशनलाइजेशन अगर आपने किया तो बहुत लंबा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्या, बहुत बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो इसका एक काम करते हैं, हम वैल्यू पुट करके करते हैं इसको सॉल्व। वैल्यू पुट करके मतलब आपने कॉस थीटा की वैल्यू क्या क्या पढ़ी है, 0 डिग्री पे क्या है, 30 डिग्री पे क्या है, 45 पे क्या है, 60 पे क्या है और 90 पे क्या है। हम कोई ना कोई थीटा थीटा पुट करेंगे इसमें, थीटा हम कोई ना कोई वैल्यू पुट करेंगे, उसके हिसाब से करेंगे। तो cos 0 की होती है 1, cos 0 की 1 होती है, और 30 की तो √3/2, 45 की 1/√2, ये 1/2 और 90 की 0। अगर आपको सेक की निकालनी है तो इनको रिवर्स करना पड़ेगा, 1 का रिवर्स करोगे तो 1, इसका रिवर्स करोगे तो 2/3। ये आपको याद होनी चाहिए थी, ऐसे आपको बनाना नहीं है, वो तो समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। और 0 का रिवर्स करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से कौन सी वाली वैल्यू रखना आपके लिए उचित रहेगा, ये आपको खुद डिसाइड करना है, ये वाली, ये वाली, या ये वाली और ये वाली, बताओ। ये रूट में रखोगे तो कैलकुलेशन बहुत कठिन, ये रूट में कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी। हम 1 रख के देखते हैं 0 डिग्री, हम क्या करते हैं 0 डिग्री रख के देखते हैं एक बार। अगर आप सेक 0 डिग्री, अगर ए की जगह आपने 0 डिग्री रखा तो सेक 0 1 हो जाएगा, और 1 - 1 0, और डिनोमिनेटर में हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 आपको कोई भी नंबर अगर ऊपर है नीचे 0 तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है, और ये कंडीशन तो कभी आनी नहीं चाहिए। तो हम इसको भी रखने से बचेंगे, ये भी नहीं रखेंगे, ये भी नहीं रखेंगे, ये तो कैसे ही वैसे इनफाइनाइट, ये भी नहीं रखेंगे। सबसे बेस्ट आपको मिलता है 60 डिग्री, और ये आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अगर आपको सारी वैल्यू दिमाग में है तो आप खुद दिमाग से रख के देख लोगे कि कौन सा वाला हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो हमने डिसाइड किया है क्या, हमने डिसाइड किया है कौन सी वैल्यू पुट करना, 60 डिग्री। अब देखो जरा, आप 60 डिग्री रख के देखो, सेट ए की जगह 60 डिग्री रखा, यहां भी 60 डिग्री रखा,
-1 अंडर रूट में। अगर आप इसको सॉल्व करो 60 डिग्री क्या होता है 2, और 2 + 1 3, और 2 - 1, सॉरी 2 - 1 3 क्यों किया है ये, सेक 2 है ना ये 2, तो कितना आ जाएगा ये √3, √3, ठीक है। अब इसमें 60 डिग्री रखिए तो आपको आ रहा है √3, तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको √3 आंसर मिल रहा है, वही आपका सही हो जाएगा 60 डिग्री रखने पर। अगर आप सेक की जगह यहाँ पे 60 डिग्री रखते हैं तो वो तो होता है 2, और ये तो वर्ग है, तो √3 आपका 60 का 2 का स्क्वायर 4, ये तो 4 आएगा आंसर, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब जरा इसमें रख के देखो 60 डिग्री, अगर आप कॉसेक में 60 डिग्री रखोगे और कॉट में अगर 60 डिग्री रखोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा ये देख लो। कॉसेक 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 2/√3। कॉट 60 डिग्री क्या होता है, टेन 60 डिग्री होता है √3, तो कॉट 60 डिग्री हो जाएगा 1/√3। अब आपको इसे सॉल्व करना है प्लस, अगर बेस सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, अंश हर सेम हो, तो उसका एलसीएम भी सेम आता है, और जो ऊपर नंबर है उसमें जैसा है वैसा ही रहता है, तो क्या आ गया 3/√3। अब जब आप √3 से 3 में डिवाइड करो तो आपका आंसर आएगा √3, यानी कि ये आंसर सही मिल रहा है। आपको पता तो होगा ही कि √3 इंटू √3 3 होता है, तो 3 को आप √3 इंटू √3 लिख लोगे, और क्या है, तो 3 को हमने लिखा √3 इंटू √3, अपॉन में √3 है, एक √3 से एक √3 गया तो बचा √3, बस यही आपको आंसर दे रहा है √3, तो आपको आगे ऑप्शन में चेक नहीं करना, यही आप ऑप्शन लगा देना, ठीक है। इसको इससे करो, ज्यादा आसान रहेगा वैल्यू पुट करके, एंगल पुट करके करने का। अगर आप रेशनलाइजेशन करके तो बहुत क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब आया है आपका ये cos 33 बराबर a/b, cos 33 a/b, a/b लिखा है ये a/b, और cosec 33 माइनस cos 57। अरे जब यहाँ 33 डिग्री है तो यहाँ भी 33 होना चाहिए, यहाँ भी 33 होना चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, पहले तो हम ये 33 ही बना लेते हैं। तो हमने ये तो 33 डिग्री है ही आपका पहला, इसको भी 33 बना लो, इसको cos को थोड़ा बदल के देखते 33 आ ही जाएगा। कैसे, cos को जैसे ही आपने साइन में चेंज किया, cos को क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो 90 में 57 घटाओगे तो 33 तो आ ही रहा था, तो ऐसे आ जाएगा आपका 33, तो ये आ गया साइन 33। अब बस आपको इसमें cos की साइन की वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 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 देखो, cos 33 देने का उनका मकसद, cos 33 देने का मतलब क्या है, अगर उन्होंने cos 33 डिग्री दिया है, ये दिया है आपको a/b, एंगल कुछ भी, आपको एंगल तो सब सेम है ना, तो 33 से 33 है तो ज्यादा एंगल पर ध्यान नहीं देना। cos की वैल्यू आपको दी a/b, और cos होता क्या है जरा बताओ, अगर आपको ये दिया है तो इसमें cos क्या होता है, पंडित बंदरी प्रसाद, ये तो याद ही होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या लाल बट्टे कक्का करके देखो, आधार बट्टे कर्ण आ जाएगा। तो आपका बेस क्या है, ये पूरा ये बी, यहाँ पे अपन पूरा बेस लिख के चलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी बी लिखा हुआ, कंफ्यूजन ना हो। तो बेस यानी कि आधार, ये कितना है आपका पूरा, इसको आधार भी नहीं लिखेंगे, हिंदी में आधार लिखेंगे, तो ये आपको पूरा आधार दिया है ए, और हाइपोटेनियस की क्या दी है आपको, ये पूरी बी, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। अब आपको ये निकालना है, जब आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करोगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय तो आती होगी, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं क्या इसका आंसर आएगा, कि इसमें से बी स्क्वायर में से आपको ए स्क्वायर माइनस करोगे और अंडर रूट कर दोगे, तो आपका ये आपका आ जाएगा लंब, पाइथागोरस प्रमेय यूज करना आपका आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो जरा, अब करना क्या है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी, इसकी और इसकी। अच्छा बताओ, कॉसेक क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो साइन होता है, लंब बट्टे कर्ण तो साइन होता है, तो कॉसेक क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब। यहाँ पे हिंदी के लिए भी लिख लेता हूं, लाल
ठीक है, ये साइन है, ये इसका अपोजिट कॉसेक। तो कॉसेक हो गया कर्ण बटे लंब। अब इसमें कर्ण क्या है, कर्ण है आपका बी, और लंब क्या है, लंब है आपका ये क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है, लंब है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कर्ण क्या है बी। अब आपको इसे सॉल्व करना है, जब भी आपको कुछ अलग से नंबर आ जाए, ये कुछ इसमें कॉमन ना निकल रहा हो, तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो। इसका इसमें किया बी स्क्वायर, और इसका इसमें करोगे तो रूट से रूट हट जाएगा। जैसे ये बताया था हमने रूट 3 इंटू रूट 3, सेम नंबर रूट में तो आंसर 3 आता है, जो नंबर है वही। ऐसे ये भी तो सेम नंबर है रूट में, तो इसका आंसर क्या आएगा, ब्रैकेट में रखना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई करोगे इसका तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना ठीक है। अब जरा आप ब्रैकेट ओपन करो, इसको इसका ब्रैकेट ओपन करो। जैसे ही आपने ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज होंगे, और साइन चेंज होंगे तो आपका आंसर आएगा ये, और अपॉन में क्या है बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो बी से बी गया आपका, अब बचा क्या, ए स्क्वायर अपॉन बी। तो देखो जरा ए स्क्वायर अपॉन बी कहाँ है, ए स्क्वायर अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझे, कोई दिक्कत। तो पहले तो हमने ये 33 बना ली, इसको भी हमने चेंज किया, 33 बन गया। अब आपको कॉसेक और साइन का वैल्यू पुट करना है। हमने कॉस होता है ए अपॉन बी, यानी कि कॉस होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यानी कि ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण ये, बेस यानी आधार ए। जब कर्ण और आधार पता है आपको, तो लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय करोगे तो आपका ये आ जाएगा। और जैसे ही आपने इनमें वैल्यू पुट करी की, तो आपको सॉल्व करके ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा इसमें, इसमें आपसे मॉड पूछा है। मॉड क्या होता है, बहुलक। आपसे बहुलक पूछा, और बहुलक क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, एफ सबसे ज्यादा होगा, वही उसका आंसर होगा। अब सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू एफ में क्या दिखाई दे रही है, 16, और 16 किसकी है, एक 7 की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। बस इतना सा है। ठीक है, ये देखो अब, जब भी कॉट का मल्टीप्लाई, दो कॉट का मल्टीप्लाई हो और उनका एंगल का सम 90 डिग्री हो, ऐसे कॉट मिलके आंसर लाते हैं 1। ऐसे ही 10 में हमने पढ़ा है, 10 1 डिग्री, 10 89 डिग्री। जहां 10 हो मल्टीप्लाई में और उनके जो एंगल हो वो 90 डिग्री दे रहे हो सम करके, ऐड करके, तो इसका मतलब ऐसे 10 का मल्टीप्लाई आने पे मतलब होता है 1। ऐसा होता क्यों है, चेक कर लो, आप करके देख लो। इसमें इस टेन को हम चेंज कर देते हैं, वही साइन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा वाला से। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा। तो 10 और ये कॉट 90 माइनस थीटा करोगे तो ये आ जाएगा 1 डिग्री। और टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, एक दूसरे का रिवर्स मल्टीप्लाई, तो आंसर 1। सबसे पहले सवाल में ये बताया है, तो ये आ जाएगा 1। तो इसीलिए हम क्या याद रखते हैं कि टेन और कॉट, टेन कॉट सेम ही चीज है, ऐसे 10 का मल्टीप्लाई जिसमें उनके एंगलों का सम 90 डिग्री आंसर बनाता है। ठीक है, अब जा देखो यहाँ पर, ये समझ लिया। अब मैं जरा इसको सबको हटा देता हूं। देखो अब सवाल को देख लो क्या है, लॉग, ये लिखा है कॉट 1 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, कॉट 3 डिग्री, डॉट 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 डॉट, यहाँ कहीं बीच में आपका कॉट 45 डिग्री भी होगा, डॉट डॉट डॉट। फिर हमने लिख लिया लास्ट के 3, शुरू के 3 लिखे, लास्ट के 3 लिख लेते हैं, 87 डिग्री, कॉट 88 डिग्री, कॉट 89 डिग्री। ठीक है, आप देखो कॉट, ये सारे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे करके लिखने कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमने पेयर बनाया कॉट 1 डिग्री का कॉट 89 से, क्यों, तो 1 और 89 सब 90 दे रहा है, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। 2 का बनाया 88 से, ऐसे 3 का बनाओ 87 के, ऐसे आप पेयर बनाते हुए जाना, पेयर बनाते हुए जाना, सबका आंसर क्या आएगा 1। पर जो कॉट 45 डिग्री होगा वो एक बीच में रह जाएगा, क्यों,
तो 89 होता है ऑड, विषम। विषम में अगर दो दो के पेयर बनाओगे तो एक तो एक्स्ट्रा रह ही जाएगा, और वो कौन सा होगा, जस्ट बीच का। कोई इस तरीके से पेयर बनते हुए आ रहे हैं ना, तो बीच का एक रह जाएगा, वो होगा cot 45। एक cot 45 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है। तो इन सबका आंसर क्या आएगा मल्टीप्लाई होने पर 1। तो log 1 क्या होगा, और log 1 हमने पढ़ा है, ये होता है 0। आंसर आएगा 0। और जिसने इसका आंसर 1 करके इसने 1 लगाया होगा उसका गलत हो गया होगा, क्योंकि आगे log भी लिखा है, हमें पता है log 1 की वैल्यू होती है 0। तो log का कम से कम एक क्वेश्चन तो आया ही है पेपर में, भले ही ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट क्यों नहीं किया उसने। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में लिखा है आपका टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब आपसे उसने वैल्यू किसकी पूछी, जरा वैल्यू जो पूछी ना उसका लिखा हुआ तरीका भी देख लो जरा, उसने क्या लिखा है। उसने लिखा है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। इसका आंसर क्या आएगा, कॉस दोनों की जो भी दो टर्म है दोनों एक साइड है, अब बचा जो होगा वो उस तरफ होगा, सिंपल सी बात। चलो अब उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो सीधा सीधा काम हमारा ये रहेगा इसमें कि टेन को कैसे भी करके कॉस में बदला जाए, पर टेन को कॉट में बदलना कैसा पॉसिबल है, तो टेन तो कॉट का रिवर्स होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है अभी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, कॉस में नहीं आ रहा, तो कॉस का जो रिवर्स होता है उससे तो कुछ ना कुछ रिलेशन है टेन का, है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इस टेन स्क्वायर थीटा को कम से कम सेक स्क्वायर थीटा में तो ला सकते हैं, और जैसे ही सेक स्क्वायर थीटा में आ गया, सेक में आ गया, फिर उसका रिवर्स करके कॉस में ले आएंगे हम, बस इतना करना है हमें। ठीक है, तो आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करके कुछ बनाना है, तभी तो आप सेक स्क्वायर थीटा लिख पाओगे उसे। ठीक है, हाँ लेकिन एक काम और कर सकते हो इसमें, क्या कि सेक स्क्वायर थीटा जो है जो टेन स्क्वायर थीटा है, यहां से आप टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दो। टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस 1 वहां लेके -1, तो टेन स्क्वायर थीटा की आप जगह क्या रखोगे, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहां रख दो टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दोगे, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा नहीं चल रहा है यहाँ पे, अल्फा नाम है उसका, अल्फा -1। ऐसे ही आप क्या करो, इसमें भी रख दो, इसकी जगह यहां भी रख दो सेक स्क्वायर बीटा -1, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है। ये सब थोड़ा मैं हटा देता हूँ, इसका वैल्यू तो हमने पुट कर ही दी है, क्योंकि लिखने का जगह चाहिए मैं। देखो जरा सॉल्व करो थोड़ा सा, 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 2 सेक स्क्वायर बीटा -2, 2 का मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो, अब यहाँ क्या आ गया, सेक स्क्वायर अल्फा -1। अब देखो जरा आप 1 और -2 क्या हो जाएगा, हम 2 सेक स्क्वायर बीटा पहले लिख लेते हैं, +1 -2 -1, और यहाँ क्या बचा -1, तो -1 से तो -1 हट जाएगा। अब बताओ आप क्या बचा, यहाँ सेक स्क्वायर अल्फा है, वहां 2 सेक स्क्वायर बीटा है। अब और इसके दो टर्म के अलावा कुछ दिख रहा है आपको, नहीं। जब दो टर्म के अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो अगर आप इसको यहां से उठाकर ले भी आओगे तो वहां क्या बचेगा, 0। अब भले ही आप सेक को पलट के कॉस में क्यों ना बदल दो, पर आप तीसरा टर्म तो लेके नहीं आ पाओगे। ये आप इसको उठा के जब यहां लेके आओगे तो बराबर में क्या बचेगा, 0। उसके बाद आप सेक को चाहे कॉस में बदलो, साइन में बदलो, टेन में बदलो, कॉट में, कुछ में भी बदल लो, बराबर में तो 0 ही रहेगा ना। तो बराबर में फिर क्या आएगा यहाँ पे, 0। तो इसी को देख के हमने आंसर बता दिया कि इसका 0 होगा। अब सॉल्व भी कर लेते हैं, कैसे 0 होगा, देखो जरा। अब दोनों में स्क्वायर है, जबकि स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, अपने मन से ही कर दिया है। इसको भी वर्गमूल ले लिया, इसका भी वर्गमूल ले लिया है, तो इससे क्या आएगा, इसका वर्गमूल लोगे तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो बचेगा सेक अल्फा, और इसका वर्गमूल लोगे तो दो तो वर्गमूल में ही रह जाएगा, स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा, पर सेक स्क्वायर अल्फा बीटा है वो बचेगा सेक बीटा। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, किसके लिए, सिर्फ सेक के लिए, दो के लिए कुछ नहीं होगा ये। ठीक है, अब देखो √2 लाना था, देखो √2 भी आ गया। अब इन सेक को बदल दो कॉस में, तो 1/cos अल्फा बराबर √2 1/cos बीटा। ठीक है, अब देखो जरा
इस कॉस अल्फा को लेके इस कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, अब इक्वल में है ना तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका करो इसमें, इसका करो इसमें, तो कॉस अल्फा बराबर कॉस अल्फा का होगा √2 में, तो √2 कॉस बीटा। अब जरा इस तरीके से लिख लो आप, कुछ उल्टा लिखा है क्या हमने? हम्म, अच्छा हाँ ये गलत लिख दिया मैंने। ये कॉस बीटा सेक बीटा को चेंज किया तो कॉस बीटा लिखना था यहाँ बस। अब कॉस बीटा का मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ कॉस बीटा आएगा, क्या आएगा? कॉस बीटा। और वहां क्या बचेगा? वहां बचेगा कॉस अल्फा। अब देखो कॉस अल्फा लिखा है, बीटा वाला बगल में लिखा है, तो इसको भी आप ले जाओगे वहां। जैसे ही आप जैसे ही आप इसको वहां ले जाओगे तो बचेगा माइनस में, तो बराबर में क्या रह जाएगा? 0। और यही 0 तो आंसर में रह जाएगा। वो तो हमने यहीं से देख के बता दिया था, यहाँ पे देखा था हमने, बता दिया कि दो ही टर्म है, चाहे भले ही आप दोनों टर्म को जैसे आप एक साइड लेके आओगे तो बराबर में 0 रह जाएगा। करते रहो, कुछ भी बदलते रहो, फर्क ही क्या पड़ेगा? बराबर में तो 0 ही रहेगा ना, ये तो हमने खुद ही बता दिया था इसको ही देख के, इतना तो हमें करना भी नहीं था। ठीक है, ये हो गया। चलो अब देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन में आपको सीमा यानी रेंज निकालनी है, और रेंज क्या होती है? रेंज होती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू, मतलब अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो अधिकतम मान क्या है इसका? अधिकतम मान हमें दिखाई दे रहा है 42। 42 ही सबसे अधिकतम दिखाई दे रहा है क्या? 42 से कोई बड़ा है नहीं, तो अधिकतम मान आपका 42 है। और न्यूनतम मान क्या है आपका? 4। तो अधिकतम में से न्यूनतम मान घटाओगे भाई, आपका रेंज यानी कि सीमा हो जाता है, यानी कि 38। ठीक है, अब है आपका, अब है 3 sin थीटा बाई 2 बराबर, ये दिया है आपको, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो टेन थीटा का मान आपसे पूछा है, टेन थीटा का मान आपसे पूछा है। ठीक है, साइन थीटा बराबर आपको दिया है 2/3। इसका मतलब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण। तो यानी कि ये दिया है आपको लंब, ये दिया है कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण ही तो होता है, हाँ ठीक है। तो इस हिसाब, और टेन थीटा आपसे पूछा है, यानी कि आपको आधार भी पता होना चाहिए, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस आपको यानी आधार पता होना चाहिए। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये कर्ण हो गया, ये हमारा लंब बटे कर्ण है, लंब 2 हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर 2 और हाइपोटेनियस 3। जैसे ही आप इसको निकालोगे तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 3 3 9, 2 2 4, और 9 में से 4 गया तो 5। तो आपका आधार यानी कि बेस आ गया आपका √5। अब आपसे पूछा क्या है? टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बट्टे आधार। तो लंब है 2, आधार है √5। ये आपका आ गया आंसर 2/√5। और जिसने भी ये टिक किया होगा उसका आंसर गलत होगा, और ये आंसर अभी पूरा नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि ये जो वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट घर किसका होता है? साइन और कोसेक का। पर ये है कौन? 10। साइन और कोसेक के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो उसकी वैल्यू क्या में रही होगी? माइनस में। तो ये आपका आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इसको थोड़ी देर में करते हैं, पहले बाकी के दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 2 3। देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर 5/12, टेन थीटा बराबर 5/12। और टेन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। यानी कि आपको लंब दिया है 5, ये दिया है आधार, और हमें ट्रिपलेट से याद होते हैं 5 12 13।
यानी कि हाइपोटेनियस इसकी क्या होगी 13, और जिसको नहीं पता तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप इसको 13 निकाल देना। ठीक, आपसे पूछा किसका मान है, cot थीटा प्लस साइन थीटा का। तो cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है आधार बट्टे पर लंब, तो आधार बट्टे लंब, थोड़ा सा आधार वही ठीक था, आधार बट्टे लंब। ठीक है, आधार है आपका 12, लंब है आपका 5, ही होता है cot थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है इसका 5, और कर्ण किसका है इसका 13। बस इतना करना है आपको, और जिसने इतना कर दिया होगा वो भी गलत होगा। क्यों गलत होगा, तो इसने बोल रखा है ये किस किस क्वाड्रेंट में आता है, पहले उसने क्वाड्रेंट का नाम बोला था सेकंड क्वाड्रेंट, पर इसने नाम नहीं बोला, इसने वैल्यू दी आपको कि 180 और 270 के बीच में, और 180 और 270 कहाँ आता है आपका, ये 180 है, ये 270 है। इसका मतलब वो बोल रहा है कि आप तीसरे क्वाड्रेंट में हैं, और तीसरा क्वाड्रेंट किसका घर होता है, वो होता है टेन और कॉट का। तो अगर टेन और कॉट होंगे तो प्लस का आंसर होगा, उसके अलावा जो होगा वो माइनस की वैल्यू होगी। तो कॉट वाली तो आपकी प्लस ही रहेगी, और ये साइन है, साइन की जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस में, क्या आएगी माइनस में, और ये प्लस माइनस साथ में आके पूरा क्या बना लेंगे, प्लस माइनस माइनस बना लेंगे। अब आपको इसे सॉल्व करना है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 12 का इसमें करोगे तो कितना आएगा, 12 धाम 13 धाम 130, 13 दूनी 26 यानी 156, और 5 25 यानी कि 131 बट्टे 65। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसमें लिखा हुआ है सचिन 11 मैचों में बनाए गए रन इतने 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 हैं, तो बताइए इसकी माध्यिका क्या होगी, और माध्यिका क्या होती है, जस्ट बीच का नंबर। उसके लिए पहले आपको अरेंज करना पड़ता है, अरेंज चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में करो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, मतलब चाहे बढ़ते क्रम में करो चाहे घटते क्रम में करो, चाहे आरोही क्रम में करो चाहे अवरोही क्रम में करो। तो जब आप अरेंज कर लोगे उसके बाद आपको देखना है इसकी माध्यिका जस्ट बीच का नंबर क्या है। अच्छा, यदि 11 मैच दिए हैं, अगर आपको ऑड नंबर दिया है, ऑड नंबर दिया है क्या 11, उसके लिए माध्यिका निकालने का आपका तरीका क्या होता है, n+1/2, तो आपको जस्ट बीच का नंबर मिल जाता है। n क्या है 11 + 1 2 1, ये वाला जो टर्म होगा आपका वही आपका आंसर होगा। n 11 1 12 मतलब छठवां टर्म, 12/2 छठवा। तो आपको उसमें छठवा टर्म देखना है कौन सा है, जो इसका अरेंज करने के बाद छठवा टर्म होगा वही आपका आंसर होगा। तो या तो अरेंज कर लो, ये हम अरेंज करते हुए चलते हैं और छठवें नंबर तक ही अरेंज करते हैं, वही आपका आंसर बता देंगे हम। अब पूरा अरेंज करने का तो समय नहीं इतना। अब देखो जरा, छठवां नंबर देखना है, सबसे छोटा नंबर आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है पूरे में, 12, 12 नंबर ही सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। 12 के बाद आपको कौन सा बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, 36, 2 नंबर हो गए। 36 के बड़ा कोई नंबर है 44, तीसरा नंबर। 44 के बाद 50, चौथा नंबर। 54, पांचवा नंबर। 62, छठवां नंबर। तो अरेंज करने के बाद छठवां नंबर आपको क्या दिखाई देगा, 62। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 62। ठीक है, ठीक है। इसमें ये तो आपको याद ही रखना है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये तो फॉर्मूला है, बताया भी था ये। इसको याद करने का 3 मीडियम, इसको याद रखने का तरीका भी हमने क्या बताया था कि आप फॉर्मूला याद रखो मोड के बराबर में, मोड बराबर क्या होता है उसके बराबर फॉर्मूला रखना है। ठीक है, और ये 3 और 2 मल्टीप्लाई रहते हैं, ये तो हमें थोड़ा ध्यान रहता है, पर ये ध्यान नहीं रहता कि मीन पहले आएगा क्या मीडियन पहले आएगा। तो इसमें अल्फाबेट ज्यादा है तो नंबर ही बड़ा आएगा, इसमें अल्फाबेट्स कम है तो नंबर भी छोटा आएगा। तो मीडियन में आपका 2 का मल्टीप्लाई होगा, मीन में आपका 2 का मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, इसको हिंदी में लिख देता हूँ, मोड बराबर बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये होता है हिंदी में। ये वाला आपको याद रखना था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था ये वाला, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी था इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, अब इसको करते हैं। इसमें आपको निकालना है क्या, सम ऑफ मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब मीडियन को हम लिख देते हैं हिंदी में माध्यिका,
प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन। मानक विचलन आपको इसका सम निकालना है, इसका जो सम आएगा वही आपका आंसर होगा। माध्यिका और मानक विचलन आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि जो माध्य है 11 सॉरी द माध्य ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, तो 6 अवलोकन है उसका जो माध्य है वो है 6.5। ठीक है, 5 माध्य तो आपको दे रखे, 5 माध्य थे, 5 नंबर तो आपको दे रखे, छठवां नंबर आपको नहीं दिया उसमें, और उसके बाद आपसे पूछा है। ठीक है, तो पहले हम छठवां नंबर निकालते हैं, एवरेज हमें पता है, मतलब मीन हमें पता है, छठवां नंबर हमें निकालना, हमने छठवां नंबर क्या माना 6, तो हमने कहा माध्य अगर हमें पता है तो इन सबका सम जो होगा, तो हमने इसको छठवें नंबर को मान लिया x, तो ये कितने नंबर है 6, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.5, क्योंकि यही तो मीन होता है 6.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे मतलब इसका सम 6 का ऐसे मल्टीप्लाई जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा x बराबर -2। ये तो आपको सॉल्व करना है तो समय ज्यादा लग जाएगा, तो सिंपल सी चीज है ये तो। x आ गया -2, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद है मेन क्या करना है आपको, द सम ऑफ मीडियन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इसका मीडियन क्या है, अगर मीडियन ही बता दो, मीडियन क्या होता है, जस्ट बीच का नंबर। अब इनको जब आप अरेंज करोगे, ये -2 आया है। अच्छा, पहले हम इसको टेबल ही बना लेते हैं, हम इसको थोड़ा छोटे में लिख देते हैं x की वैल्यू को, x बराबर -2 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब जरा हम नंबर लिखते हैं, -2 अरेंज करके, उसके बाद 6 7 8 9 11, ये तो हो गया आपका x। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और माध्यिका क्या होती है, जस्ट बीच का नंबर। इसमें जस्ट बीच में हमें कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 6 सम संख्या है ना ये, तो बीच का नंबर होता है, जो जस्ट बीच के जो दो नंबर होते हैं उनका आधा। बताया था ये कि अगर ऑड नंबर जस्ट बीच का नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन इवन संख्या है 6, तो आपको बीच में जब आप जाओ सिर्फ 2 नंबर मिलेगा, एक सिंगल नंबर नहीं मिलेगा, तो उन 2 नंबर का भी आपको माध्य लेना पड़ेगा। 2 नंबर क्या है 7 और 8, इन दो के भी जस्ट भी आधा करना पड़ेगा आपको, तो ये आ जाएगा 15/2, यानी कि 2 7 14, 2 7.5, कितना आ जाएगा 7.5। तो ये वैल्यू आपकी आ गई है 7.5। अब बस आपको मानक विचलन और निकालना है, माध्य तो हमने निकाल लिया, माध्य होता है जस्ट बीच का नंबर। ठीक है, अब मानक विचलन का फॉर्मूला हम देख लेते हैं जरा। मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये होता है समेशन अंडर रूट में होता है x माइनस समेशन x माइनस x बार मतलब होता है माध्य, इसका स्क्वायर अपॉन अपॉन f लिख समेशन f लिखो, या इसको आप लिख सकते हो n। ठीक है, समेशन f लिखो, या आप इसको लिख सकते हो n। ठीक है, n ही लिख लो, या तो f तो है ही नहीं, तो f हम लिखेंगे क्यों, फ्रीक्वेंसी तो आपको दे नहीं रखी बारंबारता, तो आप इसे n लिख लो बस, ये होता है। अब आपको करना क्या है इसमें देखो, ये x बार क्या है, x बार यहाँ पे है माध्य, x बार का मतलब है माध्य यानी कि मीन। ठीक है, अब आपको ये जो x की वैल्यू दी है उसमें से आपको माध्य घटाना है, उसमें से आपको क्या घटाना है, माध्य, तो उसका अपन को करना है, जो वैल्यू है उसका करना है आपको वर्ग। ठीक है, इतना, फिर सबको जोड़ लेना है, इसका मतलब आपको x में से क्या घटाना है, माध्य, यानी -2 से -2 में से भी आपको माध्य घटाना पड़ेगा। माध्य क्या है 6.5, 6 में से ही 6.5 घटाना पड़ेगा, 7 में से भी, 8 में से भी, 9 में से भी, और 11 में से भी। जब आप इसको माइनस, अच्छा इसके बाद आपको क्या करना है, इसी की वैल्यू जो आएगी उसके आपको निकालना पड़ेगा वर्ग।
वर्क करना पड़ेगा ना, ये तो वर्क भी कर देंगे हम। अब इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आएगा आपका 8.5 माइनस का स्क्वायर, ये करोगे तो आपका आएगा 0.5 माइनस का आएगा, ठीक है। स्क्वायर है तो चलो लिख ही देता हूं, ये आएगा प्लस प्लस का 0.5, ये आएगा आपका 1.5, ये आएगा आपका 2.5 और ये आएगा आपका 3.5, 3 या 5.5, 6 5 11 नहीं 3.5 4.5, क्या बोल रहे हैं 4.5 आएगा इसका, चार 6 4 10 और 1 11, ठीक है। अब जब आप इनका स्क्वायर करोगे, अब जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो क्या आंसर निकलेगा आपका, देखो 8 का 8.5 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25, 8 1 8 नाम 72, 0.5 का तो 0.5, इस 0.5 का 0.5, 1.5 का 15 15 225 होते हैं तो 2.25, 25 का 25 25 625, 4.5 का 5 चौक 25 और 4 नाम 4 पंजे 20। जब आप इसका सम करोगे तो आपका सम आएगा इसका 81.25, क्या आएगा 81.25, देखो 72 20 नहीं, ये लास्ट का थोड़ा गलत कर दिया ये वाला, 55 25 और 4 का आप 20 में करोगे ये तो ठीक किया है, 6 2 8, 8 नाम 72, ये भी ठीक किया, ये भी ठीक किया, ये भी ठीक किया है, 6 55 25 का 625 और 4 पंजे 20, ये भी ठीक किया है। 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो 20 50 पैंता 25 आएगा, 55 25 और 4 पंजे 20, लेकिन इसका सब फिर 81.5 नहीं आएगा। इसका ऐड करो आप, 25 कम 25 दिन पर 25 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छिका 150, 150, 3 3 2 2 6 12 3 15, 15 की 5 हासिल 1, 2 1 3 2 5 6 5 11, 11 का 1 हासिल 1, 7 1 8 9 10, ये आंसर आ रहा है आपका, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू रखनी है 101.5 अपॉन n कितना है 6। अब जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे 600 101.5 को तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 और बचा कितना 4, छकने का 36, छकने का 36 तो बचेगा 4 1 5, 5 वहां जाएगा तो हो जाएगा 55 और 6 छका 6 47, 6 नाम 54, तो 16.9 करके कुछ आ रहा है। तो अंडर रूट 16.9 कितना होगा, 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो 16 से कुछ ज्यादा ही है, मतलब 4 से थोड़ा बहुत ज्यादा, 4.1 मान लेते हैं लगभग हम, 4.1 मान लेते हैं, 4.2 मान लेते हैं, जो भी मानना है। अब आप इसको ऐड करके देखो, 5 1 6 आ रहा है और 7 4 11 आ रहा है, आपका इसका वैल्यू आ रही है 11.6, और जबकि ऑप्शन में ना तो 11.6 है कुछ भी नहीं है, हाँ 11.2 ऑप्शन में दिया है, तो हाँ अगर आप थोड़ा आसपास जाते तो 11.2 मान सकते थे, पर तो अभी अंतर तो थोड़ा सा ज्यादा ही लग रहा है हमें, 0.4 का अंतर भी काफी होता है, तो इसमें पॉइंटों में तो अंतर है, तो 0.4 के अंतर को हम थोड़ा सा नजरअंदाज तो करेंगे नहीं, तो इसका मतलब आपके ऑप्शन में ये था ही नहीं, 11.6 ही आपका सही आंसर है, पर आपका आंसर उसमें पेपर में ये बताया गया है, तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर आएगा 11.6, इसको ध्यान रखना। तो ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने मैथ के 2023 पेपर में जो आए थे एमपीपीएटी में, उसके 25 क्वेश्चन किए हैं, तो आपको समझ आ सकते हैं, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आए तो क्वेश्चन को आप दोबारा से रिपीट कर लेना इसमें से पीछे जाके, तो ठीक है, क्लास को हम यही खत्म करते हैं।
नमस्कार।